हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज जो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, और इससे बिल्कुल प्रश्न आप लोग एग्जाम में छपना है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ और सभी को एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ ताकि समझने में बिल्कुल भी जरा भी कोई सा भी रत्ती भर भी दिक्कत ना हो। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। साइंस का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों को पता है, आप लोग एग्जाम में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछ जाएंगे। तो आज इसमें हम लोग लघु उत्तरीय सवाल को देखेंगे जो आप लोग को मिलेगा इसमें आप लोग का। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है और उसको आंसर बहुत शानदार तरीके से। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि ओम का नियम बताएं। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए और प्रतिरोध को परिभाषित करें। तो देखिए, नियत ताप पर किसी चालक की सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। क्या बोल रहा है कि नियत ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ताप नहीं बदलेगा कि भाई साहब 30 डिग्री है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही, ठीक है, किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा है, ठीक है, उसके समानुपाती हो रहा है। मतलब कोई चालक तार है, इसके सिरों का जो वोल्टेज है, ठीक है, इसमें जो धारा बह रहा है उसकी क्या होता है, समानुपाती। यानी कि जितना धारा बढ़ेगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा, या फिर ऐसा कह सकते जितना वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना धारा बढ़ेगा। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, ओम का नियम। तो यही ओम का नियम है, नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं और ओम का नियम भी इक्वल टू IR हो जाता है। ये हम लोग का फॉर्मूला व्यंजक। आगे बोला है कि हाँ, क्या देखो, किसी चालक का वह गुण जिसके अणु अपने प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध बोलते हैं। अब बोल रहा है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखो, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण जो उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है ना उसका विरोध होता है तो उसे ही हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। समझ गए, प्रतिरोध मतलब विरोध, धारा में रुकावट को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण दोस्तों उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखें। तो देखिए, वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबक के क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या बोल रहा है, वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे नॉर्थ पोल है, इधर इधर साउथ पोल है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको पता है कि नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल घुस जाता है। तो इस प्रकार का जो यही जो रेखाएं होती है ना दोस्तों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, और इस क्या हो गया, तो वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबक क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबक क्षेत्र कहते हैं। आगे है, इसके दो गुण क्या क्या है। देखो, चुंबक क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है। ये जो रेखाएं होती है दोस्तों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है, ऐसा नहीं काटता है। ठीक है, आगे क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाती है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय बल क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या दिखाता है, मजबूती को। जितना चुंबकीय क्षेत्र पास पास होगा, ठीक है, वहां पर उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा चुंबकीय बल मजबूत होता है वहां पर। समझ गए। अगला सवाल है, संक्षारण किसे कहते हैं। तो देखो, इससे सुरक्षा का उपाय भी बताना है। तो जब धातुओं का संपर्क वायु और नमी से होता है ना तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फर या सल्फाइड में से किसी की परत चढ़ जाती है। इसे ही संक्षारण बोलते हैं। जब दोस्तों धातु क्या आता है, बाहर आता है, ठीक है, तो वो बाहर में जल गिरता है, उस पर हवा से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब वो अभिक्रिया करता है तो उस पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइड में से किसी की परत चढ़ जाती है। ठीक, तो उसे ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और इसको कैसे हटाते हैं हम लोग, पेंट या ग्रीस लगाकर हम संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं। अब लोग देखे होंगे लोहे की चीज को पेंट करते हैं, क्यों होता है, जंग ना लगे। जंग मतलब ही संक्षारण होता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करे। तो देखो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में कई बार छपा है, आप लोगों के लिए छपने की प्रबल संभावना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अंतर बोला है तो एक तरफ लिखोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक तरफ लिखोगे असंतृप्त। मैंने अलग अलग लिख दिया लेकिन आप लोग ऐसे ही करोगे। ठीक है, क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं हम लोग, एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलता है, एल्केन को। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, अगला है, इसमें एकल बंध होता है। आपको पता है दोस्तों, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक ही बंध होता है। ये बहुत कम अभिक्रिया से होता है और ये अभिक्रिया उतना नहीं करता है। बाकी असंतृप्त दोस्तों ठीक उसका उल्टा, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है एल्कीन और एल्काइन को कहा जाता है। एल्केन को संतृप्त बोलते हैं, एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें द्वि या त्रिया बंध होते हैं। इसमें दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच द्वि बंध हो सकता है या फिर त्रिबंध होता है।
और यह अधिक अभिक्रियाशील होता है। जैसे आप लोग का संतृप्त कम क्रियाशील होता है, इसमें अधिक अभिक्रियाशील होता है। कौन भाई साहब? तो संतृप्त नहीं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला सवाल है जैव आवर्धन क्या है? तो देखो बायोलॉजी का सवाल क्या बोल रहा है कि जब आवर्धन से जैव आवर्धन नहीं, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन से अभिप्राय हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। धरती से विषैले रसायन पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार यह आहार श्रृंखला में बढ़ते जाता है। क्या बोला? देखो जैव आवर्धन एक्चुअली होता क्या है? जैव आवर्धन से अभिप्राय हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना, यानी कि जो हानिकारक रसायन होता है, कोई भी हानिकारक, वो आहार श्रृंखला में जो प्रवेश करता है उसी को हम लोग बोलते हैं जैव आवर्धन। और पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। कैसे? मान लो आप यूरिया सार देके, यूरिया खाद देके कोई सब्जी उगा रहे हो, उस सब्जी को कौन खाया? बकरी खा गया। बकरी को कौन खाया? हम लोग खा गए। तो क्या इसमें जो यूरिया में जो चीज है, ठीक है, उसमें जो हानिकारक रसायन है वो क्या सबसे पहले पेड़ पौधे में गया, पेड़ पौधे से बकरी में गया, बकरी से हम लोग खा गए, हम लोगों में आ गया। तो इस प्रकार वो आहार श्रृंखला में आगे बढ़ते चला जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जैव आवर्धन। धरती से विषैले रसायन पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार यह आहार श्रृंखला में आगे, जैसे धरती क्या पौधे ही विषैले रसायन ग्रहण कर लेते हैं, फिर पौधों को हम लोग खाते हैं या कोई भी खाता है, तो इस प्रकार से उसमें आगे बढ़ता चला जाता है। अगला सवाल दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों किया? भाई साहब मेंडल को कितना मटर अच्छा लग गया, उन्हें मटर खाना अच्छा लगता था क्या? अरे ऐसा कुछ भी बात नहीं है। देखो क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसीलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप लोग कहीं भी मटर फेंक दीजिए, मटर का पौधा हो जाएगा। ठीक है, यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता है। और मटर दोस्तों एक ऐसा है जो साल में आप कई बार लगा सकते हो, तो मतलब साल के हर एक दिनों में मटर का पौधा मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों मेंडल ने क्या मटर का पौधा चुना था। और साथ में यही सिर्फ कारण नहीं था, और भी कारण है। देखो यह साल में कई बार लगाया जा सकता था। उनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमता वाला होता है। जो मटर का पौधा का पुष्प होता है ना, ठीक है, उसका जो पुष्प होता है वो बड़ा होता है और अधिक परागण क्षमता वाला होता है। ठीक है, उसमें अधिक परागण हो सकता है। और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था। ठीक है, इसलिए मटर के पौधे को चुना था। क्यों? क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाता था, उसके पुष्प बड़े थे। ठीक है, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना आसान था, इसीलिए मेंडल ने, क्या नाम है? मेंडल। हाँ, मेंडल ने क्या लिया? मेंटल नहीं, मेंडल। नहीं तो बोले मेंटल सर, मेंडल कोई पागल था क्या? मेंडल भाई साहब, जॉन ग्रेगर मेंडल नाम था साइंटिस्ट का। ठीक है, जो आनुवांशिकी का नियम दिया था, तो एक चीज़ है। ओके, तो इनमें अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था, इसलिए मटर के पौधे को चुना गया। ठीक है, ये आप लोग का ज़्यादा नहीं, 6 सवाल आए थे दोस्तों। आप लोग बस इसी प्रकार पढ़ते जाइए एक एक करके, और आप लोग और सवाल भी आएगा। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे। एग्जाम तक आप लोग का अच्छे से तैयारी करा दिया जाएगा। मैं समझा दे रहा हूँ, बस आप लोग समझ लो और एग्जाम में जाके छाप देना। ठीक है, तो बस। और यहाँ पर आप लोग बताओ, चुंबक क्षेत्र रेखा वाला थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस जो लैंग्वेज है इसको और आसान करने का प्रयास करूंगा, देखता हूँ। तो बस आप लोग पढ़िए जितना सारा चीज़ मैंने पढ़ाया और समझ जाइए और आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपना नाम रोशन कीजिए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।